हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, युग्मक कैसे बनते हैं, मेल गेमिट क्या होता है, फीमेल गेमिट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गेमिटोजेनेसिस क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब हमें जो इस पूरी यूनिट में 4 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें केवल ये जो पूरी यूनिट है ये केवल रिप्रोडक्शंस के लिए बनाई गई है कि जीवों में जनन कैसे होता है, मतलब जीव अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, विधियां पढ़ी कि जनन की कितनी विधियां हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर में एक एक जीव के बारे में पढ़ेंगे। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पौधों के बारे में भी पढ़ना है, हमें जंतुओं के बारे में भी पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं, वे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं, उनमें प्रजनन की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे पुष्प से बीज बन जाता है, कैसे उनमें प्रजनन होता है, कैसे उनमें निषेचन होता है, कैसे उनमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनते हैं, और कैसे वो अपने बीज का निर्माण कर लेते हैं और अपनी जाति को बढ़ाते रहते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें पुष्प को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं उनका जो लैंगिक अंग है जिनसे वो प्रजनन करते हैं, है ना, पुष्प का जो पौधों का जो लैंगिक अंग है वो पुष्प है। क्या है? पुष्प है। तो पहले पुष्प को पढ़ना पड़ेगा, पहले लैंगिक अंगों को समझना पड़ेगा, उसके बाद में हमें लैंगिक जनन समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी को। हेडिंग लगाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पुष्प को समझना पड़ेगा, है ना। तो हम एक सुंदर सा अच्छा सा चित्र बना लेते हैं पुष्प का, है ना। पुष्प का एक अच्छा सा चित्र बना लेते हैं और उसके भागों को समझ लेते हैं। तो पुष्प में दो चक्र होते हैं, है ना। 2 चक्रों में बांटा गया है इसको, 2 चक्र। एक जो चक्र होता है उसको सहायक चक्र बोला जाता है और दूसरा जो चक्र होता है उसको आवश्यक चक्र बोला जाता है। एक एक डिटेल्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को। मैं आपको 2, 4, 5 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, लेकिन इसकी पूरी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो आप भी ऐसा चित्र बनाएं मेरे साथ, और इस चित्र के, इस फूल के सभी अंगों के नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए हम एक द्विलिंगी पुष्प लेते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब आप समझते हैं, ऐसा पुष्प जिस पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बन सकते हैं। ठीक है, मेल का पार्ट भी होता है और फीमेल का भी एक पार्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। एक एक नाम को अच्छी तरीके से समझ लेना। बाह्य दल पुंज, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कैलेक्सी। ठीक है, इसको बोला जाता है दल पुंज। ये वाला जो भाग है इसको दल पुंज बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, इस पूरे को, है ना, अभी हम केवल चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। आपको ये जो भाग रहता है पुष्प के नीचे वाला भाग, ये ग्रीन होता है, हरा होता है, और ये इस
पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं, जो इस पुष्प के कलर की होती हैं, है ना, इसके पुष्प का जो कलर है उसी की ये पंखुड़ियाँ होती है। जो कलर वाली पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोला जाता है दलपुंज। और ये जो ग्रीन होती हैं, आपने देखा होगा पुष्प के नीचे वाले भाग में, अगले लेक्चर में आपको एक पुष्प ला के बताऊँगा मैं, उसमें सारे भाग भी बताऊँगा, ठीक है। आज पुष्प मिला नहीं है इसलिए। तो ये बाह्य दल, ये ग्रीन होते हैं, तो ये बहुत सारे होते हैं, 5, 10, 15 सब पुष्पों में अलग अलग होते हैं। तो इनका पूरा, है ना, इनके पूरे ग्रुप को बोला जाता है बाह्य दल पुंज। पुंज मतलब एक समूह, ठीक है, और इसको बोला जाता है दल पुंज। लेकिन अगर इस एक पत्ती को देखा जाए, इस एक पत्ती को, है ना, ये जो एक पत्ती हो जाएगी इसको बोला जाएगा सेपल, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक भाग को बाह्य दल बोला जाता है, बाह्य दल, है ना। बाह्य दल पुंज नहीं, पुंज का मतलब समूह होता है, बाह्य दल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेपल, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एक समूह है ना, ये भी एक समूह है, बहुत सारी पंखुड़ियां होती है पुष्प की, इसको बोला जाता है दल पुंज, ठीक है। और इसके एक भाग को बोला जाता है दल, क्या बोला जाता है, दल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक भाग को क्या बोला जाता है, दल बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेटल, पेटल, ठीक है। चलिए, अब इसमें पुष्प में 2 चक्र होते हैं, है ना, 2 चक्र होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है। चलिए, एक को बोलते हैं सहायक चक्र, सहायक चक्र, और दूसरा जो चक्र होता है इसको बोलते हैं आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में क्या क्या चीजें आती हैं, सहायक चक्र में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका दलपुंज और दूसरा आता है बाह्य दलपुंज, है ना। एक आपका कोरोला और दूसरा आता है कैलिक्स। ये दोनों काय में आते हैं, सहायक होते हैं, ये प्रजनन नहीं करते, ये केवल उसमें सहायता करते हैं, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, पुष्प में सहायता करते हैं। आवश्यक चक्र में 2 चीजें आती हैं, एक तो होता है आपका एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, और दूसरा होता है गाइनोसियम, है ना। तो पुष्प में कितने भाग हुए हैं, 4 हुए, करोला, गैलेक्सी, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज, इसको पुमंग बोलते हैं और इसको जायंग बोलते हैं, है ना। आगे और लिखेंगे इनके बारे में। इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया। अब ये वाला जो भाग रहता है, ये वाला जो साइड में दिख रहा है, ये आपका होता है एंड्रोशियम, ये वाला भाग है, इसको एंड्रोशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पुमंग, यहाँ दिख रहा है पुमंग, पुमंग वाला भाग, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको बीच में, है ना, ये जो भाग है, ये इसको नर भाग बोला जाता है, ये नर वाला है ना, इसको नर भाग बोला जाता है ना। इसका एक और नाम है पुंकेशर, पुंकेशर, ठीक है। नर वाला भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, पुंकेशर, ठीक है, क्लियर। इसको पुमंग यदि बोलो तो इसको एंड्रोशियम बोला जाता है, ये नर वाला भाग होता है, नर वाला भाग होता है ये वाला, और इसको पुंकेशर भी बोला जाता है। पुंकेशर को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेमेन, स्टेमेन, ठीक है, पुंकेशर, स्टेमेन, ठीक है। पुमंग, एंड्रोशियम दोनों एक ही चीज है। इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है जायांग, क्या बोला जाता है, जायांग बोला जाता है, जायांग बोला जाता है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाइनोशियम, गाइनोशियम। और ये क्या होता है, मादा भाग होता है, मादा भाग होता है ना। इसको क्या बोला जाता है, स्त्री केसर, इसका एक और नाम है ना, या तो इसको जायांग बोलो या फिर इसको स्त्री केसर बोलो, स्त्री केसर, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टी, क्या बोलते हैं, पिस्टी बोलते हैं, क्लियर। तो ये 4 भाग होते हैं, करोला मतलब दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जायांग और पुमंग, ठीक है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर वाला भाग होता है। अगर पुष्प द्विलिंगी हो तो दोनों भाग एक ही जगह मतलब एक ही पुष्प पे उपस्थित होते हैं, और यदि पुष्प एक लिंगी होता है तो या तो उस पे एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा, ठीक है। हम अभी यहाँ पर समझने के लिए इजी
तरीका हो जाए समझने का, इसलिए हम एक ही पुष्प से इसको रिप्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो ये भाग होते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक एक भाग को समझेंगे। पहले है ना पुमंग को समझेंगे, पुमंग के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में फिर जायंग को समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लीन कर दूं? ठीक है, क्लीन कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दूं कि इसमें पुष्पों में है ना, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर देते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, है ना, जनरल बता रहा हूँ। जनरल बात, इनमें प्रजनन होगा कैसे कि जो हमारा मादा वाला जो भाग है जिसको हमने जायंग बोला है ना, और पास में क्या है, नर वाला भाग है। ठीक है, ये पास में क्या है, नर वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस मादा वाले भाग के अंदर बीजांड बनेंगे, है ना, बीजांड। समझ लेते हैं, अभी इसके बारे में और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेते हैं कि इसमें प्रजनन होगा कैसे। तो हमने परागण शब्द सुना है कि परागण करके कुछ शब्द होता है। 10th क्लास में हमने परागण के बारे में भी पढ़ा है कि पुष्प के परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है, परागण कहलाती है। हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। फिर भी हम अब ये जो नर वाला जो भाग है, इसमें क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे आपके पराग कण बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। और ये पराग कण बनने के बाद में ये जो है ये भाग फूट जाएगा, है ना। फूटने के बाद में ये परागण क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद में ये हवा के माध्यम से घूमते घूमते कहाँ आ जाएंगे, उसी पुष्प पर हैं तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ से फिर ये जो परागकण रहेगा एक नलिका के द्वारा कहाँ जाएगा, बीजांड के अंदर जाएगा। तो ये वाला जो भाग है ये मादा का युग्मक बनाएगा, है ना, ये नर का युग्मक है। परागकण क्या है, परागकण जो है वो नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक है। और इसके अंदर, इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड बनेगा, ओव्यूल जो बनेगा वो क्या है, मादा का युग्मक होगा। मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, n होगी, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, n होगी। ये दोनों निषेचन कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। कहाँ करेंगे, इस जगह। ठीक है, अंडाशय के अंदर ये क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। ठीक है, तो n प्लस n है ना, ये n नर का और ये n मादा का, ये मेल का और ये फीमेल का, दोनों क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। और इससे क्या होगा, फिर भ्रूण बनेगा। ठीक है, और इससे फिर क्या बनेगा, बीज बनेगा, है ना, ये भ्रूण बनेगा और फिर ये शीड बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर शीड बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होगी, लेकिन हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, इस वाले भाग के बारे में पढ़ना है। नर का जो भाग है उसमें परागकण कैसे बनते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी कोशिका इसमें काम करती हैं, उसकी डिटेल्स में स्टडी कर ली है। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि ये जो पुष्पों में जो प्रजनन होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं नर वाले भाग के बारे में कि नर जो भाग होता है वो किस प्रकार से डेवलप होता है। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि जो पुष्प का नर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, है ना। तो पुमंग का स्ट्रक्चर थोड़ा इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस पूरे भाग को, है ना, जो पुष्प पे लगा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पुमंग बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। ये पुमंग का स्ट्रक्चर है, मतलब किसका है, एंड्रोसियम का है। एक नाम है उसका क्या है, या इसको क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, है ना, स्टेमेन। ठीक है, ठीक है, ये इसको ये बोल सकते हैं। तो इसमें दो भाग है, देखिए, एक ये वाला भाग और एक ए वाला भाग। तो इसको बोलते हैं पराग कोश, पराग कोश, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंथर,
क्या बोला जाता है? एंथर। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं फिलामेंट, या हिंदी में बोलते हैं पूतंतु, पुतंग बोलते हैं, पुतंग, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। दो भाग हैं, उमंग जो पूरा है उसमें दो भाग है, परागकोश एंथर, और दूसरा है पुतंग जिसको फिलामेंट बोलते हैं, जो इसको टिकाने में हेल्प करता है। अब परागकोश के अंदर क्या होगा? पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, उसकी पूरी प्रोसेस हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम इस वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इनको क्लीन कर देते हैं। ये हमारा एंथर है, मैं इधर लिख देता हूं, ये एंथर है, और ये क्या है? फिलामेंट है, फिलामेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इस भाग को बड़ा करके देखते हैं। ये वाला जो भाग है हमारा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको जब बड़ा करेंगे तो ये चेंबर में आपको दिखिएगा। इसमें दो भाग होते हैं, है ना, दो भाग होते हैं। इसको यहाँ पे कट करते हैं, बीच में से सेक्शन कटिंग करते हैं, है ना, ये इस प्रकार से है ना। इसको यहाँ से अपन सेक्शन कटिंग करते हैं बीच में, और इस वाले भाग को हम देखते हैं, इस वाले भाग को। ठीक है, इस वाले भाग का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसको यहाँ से काट दिया और हम इस वाले भाग का स्ट्रक्चर बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं, तो ये इस प्रकार से दिखता है। इसमें क्या है? दो भाग है और 4 चेम्बर है। कितने हैं? 4 चेम्बर है। ठीक है, ये 4 चेम्बर है। ये इस वाले भाग को हमने काट कर देखा है, तो इस वाले भाग में ये जो है इसको बोलते हैं पराग, ये जो पूरा है पराग कोश है। ठीक है, अब इसमें क्या है? दो तो भाग दिख रहे हैं आपको, दो भाग होते हैं। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, लाइन, एक दो लाइन बना सकते हैं। प्रत्येक पराग कोश में 2 पाली होती है, इसमें 2 पाली, एक इधर की और इधर की, 2 पालियां होती है, बीच में एक सेप्टम होता है बीच में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्रत्येक पराग कोश में 2 पाली होती है। फिर प्रत्येक पाली में 2 चेंबर होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल चेंबर कितने हो गए? 4। एक पराग कोश में कितने? 4 चेंबर हो गए। एक पराग कोश में कितने? एंथर में कितने? 4 चेंबर हो गए। ठीक है, अब ये वाली जो चेंबर हैं इनको बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और इन्हीं के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, टॉपिक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो आप एक लाइन और बना लीजिए कि बीजाणुधानी के अंदर, इसको बोलते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। परागकण का एक और नाम है लघु बीजाणु, है ना, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, है ना। परागकण को या तो आप पराग कण बोल दीजिए, है ना। परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिन ग्रेन, या फिर इनका एक और नाम है लघु बीजाणु। क्या है? लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु को बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्कोपनी, है ना, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर। तो इसके अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा? परागकणों का निर्माण होगा। तो यहां पर एक लाइन लिखिए आप कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है ना। ये बनने की जो प्रोसेस होती है, लघु बीजाणु के अंदर क्या बनना है? लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु बन रहा है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, बनने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। बनने की प्रक्रिया को
क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। जनन शब्द जहां पर लग जाए मतलब कोई भी चीज बन रही है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। एंथर है मतलब परागकोश है, परागकोश को हमने सेक्शन कटिंग करके देखा तो ये ऐसा होता है। इसमें क्या होते हैं, 2 पालियां होती हैं और 4 चेंबर होते हैं। इस चेंबर का नाम लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का मतलब पराग कण का। और पराग कण बनने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पराग कण कैसे बनते हैं वो प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, वो प्रोसेस पढ़नी है। इसको क्लीन कर दें, चलिए क्लीन कर देते हैं। ठीक, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए टॉपिक डाल दीजिए। हमें क्या पढ़ना है, लघु बीजाणु जनन पढ़ना है। लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये क्या है, बीजाणु जनने की प्रोसेस है ना। तो हम इसका एक छोटा सा भाग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर जो होने वाली प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर परागकण बन रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन परागकण किस प्रकार से बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी की जो कोशिका होती है उस कोशिका को बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोलते हैं, इसकी जो कोशिका है ना, इसकी जो कोशिका है, इन कोशिकाओं को बोला जाता है अधोस्तर कोशिका। अभी ये जो कोशिका है ये अधोस्तर कोशिका है। ठीक है, इस लघु बीजाणु के अंदर जो कोशिका होती है ना, कोशिका होती हैं, इसको बोला जाता है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, ये क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं, वृद्धि करती। ये जो कोशिका यहाँ पर है, ये वृद्धि करके क्या बनाती हैं, वृद्धि करके क्या बनाती हैं, प्रसूषी कोशिका, प्रशु कोशिका बनाती है। ठीक है, क्या बनाती हैं, प्रपशु कोशिका। आर्चे स्पोनल सेल, इसको बोला जाता है आर्चे स्पोनल सेल बोला जाता है, स्पोनल सेल बोला जाता है। क्लियर? ये करती है विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन सा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। और 2 प्रकार की कोशिका बनाती है। यहाँ पे लिख दो, नीचे दिख रहा है, 2 प्रकार की कोशिका बनाती है। एक कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइमरी पेरिटियल सेल। प्राइमरी पेरिटियल सेल। और दूसरी कोशिका जो बनती है ना, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं, तो पहले जो कोशिका उसको बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो दूसरी कोशिका होती है उसको बोला जाता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोरेंजियम सेल, है ना, प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियम सेल बोला जाता है। ठीक है, यहां से समझना है। क्लियर?
हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है इसके अंदर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनी, एक कोशिका से वापिस एक ही कोशिका बनी, ठीक है। ये वृद्धि करी इसने, इस कोशिका ने वृद्धि करी। पहले इसका नाम अधोस्तरीय कोशिका था, उसके बाद में प्रसूसी कोशिका बनी। पहले ये अधोस्तर बना रही थी, अभी बीच में आके प्रसूसी कोशिका बने। और प्रसूसी कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और दो कोशिका बनी। एक कोशिका का नाम प्राथमिक वित्तीय कोशिका है, दूसरी कोशिका का नाम ये एक वाली है, दूसरे नंबर वाली है, और दूसरे नंबर वाली जो कोशिका है उसका नाम है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग काम करती है। ये जो कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये स्तरों का निर्माण करती, स्तरों का निर्माण करती है, स्तरों का निर्माण करती। और ये वाली जो कोशिका है ये पराग कण बनाती है, पराग कण बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है वो भी समझते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है, इसको समझते पहले। प्राथमिक भित्तीय कोशिका नंबर 1 वाली, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पीपीई, प्राथमिक पेरिटियल सेल। इसके 3 स्तर बनते हैं। कितने, ये 3 लेयर बनाती है, 3 स्तर बनते हैं इसके, 3 लेयर बनती है, ठीक है। पहली जो लेयर है तो इसको बोलते हैं बाह्य स्तर, और ये कितने स्तर बनाती, 1 बनाती। फिर दूसरा है वो मध्य स्तर बनाती है, ठीक है। इसके 1 से 3 लेयर बनती है। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। याद रखना इस नाम को, टेपिटम, है ना। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के। टेपिटम तो पीपी प्राइमरी पेरिटियल जो सेल हैं वो 3 स्तर बनाती हैं, अलग अलग स्तर। इसमें से 3 स्तर बनते हैं। पहला जो है बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा है टेपिटम। समझते हैं कैसे स्तर बनते हैं। तो ये जो कोशिका है, ठीक है, इसका जो पहला स्तर है बाह्य स्तर, तो ये बाह्य स्तर बन गया, इस कोशिका का बाहरी स्तर बन गया, इस प्रकार से कोशिका। दूसरा जो मध्य स्तर है उसमें 1 से 3 लेयर होती है ना, 1 से 3 लेयर होती है। तो ये पहली लेयर, ठीक है, फिर ये दूसरी लेयर, ठीक है, और ये तीसरी लेयर। तो 3 लेयर बनाती है। क्लियर, ठीक है। ये वाला भाग इसका है, ये बाह्य स्तर, ये बाहरी स्तर है ना। नोट्स में आपको सारे जो डायग्राम है वो क्लियर दिखेंगे, यहाँ पर आप केवल समझ लीजिए। फिर ये दूसरा स्तर, मध्य स्तर में 1 से 3 लेयर बनती है, पहली, दूसरी और तीसरी लेयर। अब जो टेपिटम है उसकी भी 1 लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है इसकी, टेपिटम की 1 लेयर, है ना। और यहाँ पर इसके बाद में बनती है, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर एक और लेयर बनती है, क्लियर, जो अंदर होती है, ये टेपिटम वाला भाग। क्लियर। अब ये कोशिका कहाँ गई, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये इसके बीच में है। कहाँ है, इसके बीच में, बीच में पड़ी हुई है अभी। कौन सी, ये वाली प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। भाई इसको तो क्या करना है, परागकण ही बनाना है, ठीक है। तो परागकण बनाने से पहले उस परागकण को क्या करना पड़ेगा, पोषण प्रदान करना पड़ेगा, सेफ्टी देनी पड़ेगी। तो सेफ्टी देने के लिए प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं ने बहुत सारे स्तर बना दिए। कोई वायर आता है ना, वायर अंदर रहता है, मेन करंट अंदर, उसके पहले उसके ऊपर सेफ्टी होती है ना, कवर होता है। तो ये क्या करेगी, एक कवर बनाया है इन्होंने, किसने, पीपीसी ने एक कवर बनाया। तो कितने कवर बने, एक तो इसका बन गया, 3 इसके बन गए, 3 4 कवर लग गए। 4 कवर के अंदर क्या है, फिर क्या है आपका, ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है। और एक स्तर है जिसको क्या बोलते हैं अपन, टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम क्या काम करता है, प्राथमिक बीजाणु जो परागकण बनता है ना, टेपिटम का कार्य पूछा जाता है। तो इसका कार्य है पराग कणों को पोषण प्रदान करना, ये टूटकर पोषण प्रदान करती। भाई परागकण बन जाएंगे तो उनको खाना चाहिएगा ना, उनको वो इतने दिन यहाँ पर रहेंगे वो परागकोश के अंदर, तो वो जीवित कैसे रहेंगे, है ना, वो पोषण कैसे प्राप्त करेंगे। तो वो काम किसका होता है, टेपिटम का। और इनका काम रहता है उसको सपोर्ट देना बाहर से, बाहर के वातावरण से, ठीक है। तो इसका काम समझ में आ गया। अब बात करती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के
विभाजन में क्या होता है, वो कोशिका क्या करती है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। दूसरी कोशिका की बात करते हैं, नंबर 2 वाली कोशिका कौन सी है, PMC है ना, प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियन सेल। ठीक है, ये क्या करती हैं, विभाजित होती है। ये जो कोशिका, इसकी बात करें, इसके अंदर की है ना, इसके अंदर जो कोशिका हैं वो विभाजित होती हैं। ठीक है, और विभाजित होकर एक कोशिका बनाती है, वृद्धि करती है और एक कोशिका बनाती है। इस कोशिका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका का नाम होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल है ना। ये कौन सी है, PMC मतलब प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियम सेल। और ये कौन सी है, ये है MMC मतलब माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल। ये माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और क्या बनाती हैं, 4 पराग कण बनाती है। 4 पराग कण बनाती है, 1, ठीक है, 2, 3 और 4 है ना। ये है पराग कण, पोलिन ग्रेन। ठीक है, क्लियर आया समझ में। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो है वो विभाजित होती है या वृद्धि करती है। ठीक है, या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होगा तो एक और MMC बनेगी, मतलब लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका बनेगी। ठीक है, MMC। और ये भी क्या बनाएगी, 4 इस प्रकार से बना लेगी, है ना, 1, 2, 3 और 4। ये भी क्या है, पोलिन ग्रेन है, मतलब क्या है, लघु बीजाणु है या पराग कण है। तो इस प्रकार से पराग कणों का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके अंदर इतनी सारी प्रोसेस होती हैं जब जाके पराग कण बनते हैं। नर का युग्मक बनता है। अभी क्या बना है, नर का युग्मक बना है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए आप, है ना, 1-2 लाइन यहाँ पर नोट कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको जगह मिले, थोड़ी याद रहे। वैसे तो नोट्स में सभी चीजें बता रखी हैं, है ना। लिखिए, टेपिटम नष्ट होकर पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम नष्ट होकर, ये जो टेपिटम है नष्ट होकर पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ब्रैकेट में माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल का निर्माण होता है। इस माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना, दोनों जगह अर्धसूत्री विभाजन होता है और पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर। चलिए, अब परागकण का निर्माण हो चुका है, वापिस यहाँ पर आइए, है ना। ये सारी प्रोसेस इसके अंदर हुई है। अब ये क्या करेगा, इसको कहाँ जाना है, मादा युग्मक के पास जाना। अभी क्या बना, ये परागकण क्या है, नर युग्मक होता है। वहां पे नोट कर लीजिए, परागकण पुष्प का नर युग्मक होता है। परागकण पुष्प का नर युग्मक होता है। ठीक है, लिख लिया। अब ये नर युग्मक कहाँ है, यहां पर है ना। वापिस यहां पर आ जाइए। अब इसको कहाँ जाना है, मादा युग्मक के पास जाना है। ठीक है, अब ये यहां से, उसके पहले ये क्या है, यहाँ पर फटता है। ये पूरा, इसमें ज्यादा प्रेशर बनता है तो वो फट जाता है। ठीक है, ये सूखता है तो ये फट जाता है। क्लियर। और फटने के बाद में उड़ता है। लेकिन फटने से पहले यहाँ पर एक प्रोसेस होती है,
उसको समझ लेते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि पराग कणों का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नोट कर लिया, मिटा दें, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रेन। पराग कणों का संरचना कैसी होती है, पराग कणों की संरचना कैसी होती है। चलिए हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रेन, है ना, पराग कणों की संरचना। जो परागकण बना है पराग कोश के अंदर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए, तो इसमें 2 स्तर होते हैं। इसमें 2 स्तर होते हैं। ठीक है, और बीच में एक केंद्रक होता है, बीच में एक केंद्रक होता है। ये क्या है आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो भाग है इसको बोलते हैं अंतःचोल, अंतःचोल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटाइन, और ये है बाह्यचोल, बाह्यचोल, इसको बोला जाता है एक्साइन, है ना, इंटाइन और एक्साइन। ठीक है, ठीक है, ये यहां पर जो दिख रहे हैं आपको कुछ कुछ छेद होते हैं, इसको बोला जाता है जनन छिद्र, है ना, यहां पर कुछ छेद होते हैं, इसको बोला जाता है जनन छिद्र। ठीक है, जर्म पोर, जर्म पोर बोला जाता है। अब जो बाह्य चोल होता है, जो बाह्य चोल होता है वो बना होता है, ये बना होता है कैसे, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए पहले। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, वीडियो को रोक कर पॉज करके। चलिए, अब इसके नीचे एक लाइन लिखिए, अंतःचोल, अंतःचोल सॉरी बाह्यचोल, है ना, अंतःचोल क्या, बाह्यचोल स्पोरोपोलेलिन का बना होता है, स्पोरोपोलेलिन का बना होता है, का बना होता है। और ये अंतःचोल जो होता है वो बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का, ये भी लाइन नोट कर लीजिए है, अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, का बना होता है। अब ये जो भाग है स्पोरोपोलेलिन, है ना, इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। जैविक अपघटन का मतलब ये सड़ता नहीं है, इसीलिए तो जो अभी गर्मी के दिनों में जो चारा, अभी जो बरसात के दिनों में चारा बनेगा वो चारा सूख जाएगा, फिर वो पूरी गर्मी खाता रहेगा, बरसात आएगी तो वापस सूख जाएगा। तो पराग कण कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, हजारों साल तक वो रह सकते हैं। किसके कारण, पेक्टोसेल्यूलोज का, क्योंकि पेक्टोसेल्यूलोज उसको कभी खराब होने नहीं देता है, क्योंकि ये कभी सड़ता ही नहीं है। ठीक, कभी नहीं सड़ता है, तो अंदर का जो केंद्रक है वो सुरक्षित रहता है। तो हजारों सालों से क्या होते हैं, ये परागकण पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, किसका, पराग कण का। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पराग कण के स्ट्रक्चर को समझाइए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब इसकी बात करें, है ना, आखिरी पॉइंट बचा है इस लेक्चर का, ये जो केंद्रक है ना, जो पराग कण के अंदर जो केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित होता है 2 भागों में। अरे सर कितने विभाजन कराओगे, पर क्या करें, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको पढ़ना पड़ेगा, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो केंद्रक हैं ये विभाजित होता है और 2 केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक का नाम होता है वृद्धि केंद्रक, या कायिक केंद्रक बोल सकते हैं, कायिक केंद्रक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक होता है जनन केंद्रक,
जनन केंद्रक, एक होता है जनन केंद्रक, इसको बोला जाता है जर्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, जेनेरेटिव, सॉरी जेनेरेटिव है ना, जेनेरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, एक है कायिक केंद्रक जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है और एक है जनन केंद्रक। ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद, ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमारा जो पराग कोश है वो क्या होता है, एक अधिक दाब होने पर फट जाता है, यहाँ से फट जाता है और ये परागकण क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर फीमेल गेमिट बना होता है, मादा युग्मक जहाँ पर बना होता है वहाँ पर चले जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि नर भाग में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, परागकणों का निर्माण कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मादा का जो भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें भी कौन कौन सी वृद्धि होती है, कौन कौन से विभाजन होते हैं जिसकी वजह से बीजांड का निर्माण होता है और वो नर युग्मक के साथ में निषेचन करके पुष्प का भ्रूण बनाता है, पुष्प से क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है और फिर बीज बनने की प्रोसेस है ना। ये चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट्स से स्टडी करें और इन जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये बनाना सीखें, नोट्स में भी हैं। पुष्प का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, कौन कौन सी कोशिकाएं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, कहाँ कौन सा विभाजन हो रहा है, विभाजन के बाद कितनी कोशिकाएं बन रही हैं, उन कोशिकाओं का नाम क्या है, ये सभी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।